हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। फटाफट से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्या मैं आपको ठीक तरीके से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं। और शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। देखिए, ग्रामर के अलावा वोकैबलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। बोलो यस और नो। करेक्ट। तो वोकैबलरी में एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि व्हेन इट कम्स टू वोकैबलरी, तो बेसिकली ये शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों को आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, जिसमें से एक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेकिन इस पे हम बाद में आएंगे। एक होता है एंटोनिम्स, यानी कि अपोजिट वर्ड्स। दूसरा होता है सिनोनिम्स, ठीक है, सिमिलर वर्ड्स। और तीसरा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझा देता हूं। तो अगर मैं लिखता हूं द ब्रदर ऑफ माई या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, अगर मैं लिखूं द फादर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, तो आप बताओ ये कौन हुए। आप बताइए ये कौन हुए। अगर मैं कहता हूं द फादर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, तो ये कौन पर्सन है, कौन व्यक्ति है, आप लोग मुझे बताइए। आवाज ठीक है ना, कम तो नहीं है? तो बताइए भाई, मम्मी के भाई यानी कि मामा, और मामा के पापा यानी कि कौन हुए, नाना हुए ना। ये कौन होंगे, नाना। कौन से, मैटरनल, राइट। तो बेसिकली ये जो एक शब्द आया, ये जो एक शब्द आया, इसने क्या करा, इस पूरी लाइन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको पूरी लाइन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हम उस शब्द की बात कर रहे हैं। दूसरी तरह से अगर देखो, तो जब आप स्कूल में थे, क्लास 7th में, 9th में, 10th में, तो हर एक चैप्टर के बाद में आपको एक चैप्टर के बाद में कुछ एक सेक्शन दिए जाते थे जहां पर कुछ शब्द और उसके अर्थ लिखे होते थे, वर्ड एंड मीनिंग्स। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि वर्ड ये है और मीनिंग ये है, तो आपको एग्जाम में मीनिंग दिया जाएगा और उसका वर्ड क्या होगा ये पूछा जाएगा। आपको स्कूल में वर्ड से मीनिंग सिखाया जाता है, यहां पर आपको मीनिंग देकर के वर्ड पूछा जाएगा, ऐसे समझ लो। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्लियर है सबको? इफ यस देन यू विल राइट P1 क्लियर। अगर सारे लोग क्लियर हैं, ये यू विल राइट P1 क्लियर। फटाफट से बताइए। ओके, सो दिस सेशन इज फोकस्ड ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। लेकिन इसको जब हम सीखेंगे तो सीखने में हम कुछ तरीके, कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। वी विल यूज सम टेक्निक्स, ठीक है। और वो टेक्निक्स में क्या क्या शामिल है, यूजिंग रूट वर्ड्स। यूजिंग रूट वर्ड्स, इज इट क्लियर? यूजिंग रूट वर्ड्स मतलब मैं बता देता हूं उसका, ठीक है ना, मैं बताता हूं। देखिए, अगर मैंने कहा सक्सेस, इसी शब्द को ले लेते हैं, इसी शब्द को ले लेते हैं, ठीक है। अब सक्सेस में अगर मैं यहां ऐड कर दूं फुल, तो ये शब्द बनेगा सक्सेसफुल। और फिर सक्सेसफुल में अगर मैं कुछ और ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा अनसक्सेसफुल। तो आपने एक चीज नोटिस की कि एक तो मेन शब्द था, एक था मेन शब्द, करेक्ट। फिर हमने क्या किया, एक जगह पर उसके अंत में कुछ ऐड कर दिया, एक जगह पर उसके शुरुआत में कुछ ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो इस ऐड करने के प्रोसेस को ग्रामर में हम कहते हैं अफिक्स। इस ऐड करने को हम कहते हैं अफिक्स, ठीक है। और अब ये डिपेंड करता है कि आपने कहां ऐड किया। अगर आपने शुरुआत में कुछ ऐड किया तो इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले। लेकिन अगर आपने बाद में कुछ ऐड किया तो इसको हम कहते हैं सफिक्स। क्या ये बात समझ आ गई? तो अफिक्सेस जब हम पढ़ते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक प्रीफिक्स यानी शब्द के पहले कुछ जोड़ना, और दूसरा सफिक्स। तो हम ये प्रीफिक्स और सफिक्स और
जो बीच में शब्द था रूट, इसको हम लेकर के बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो जब एक क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें ये रूट है, और अगर किसी भी शब्द में, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आप सब लोग मुझे बताना, ठीक है? बहुत बहुत एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर आप सब लोग पढ़िए और बताइए कि यहां पर इन सारे शब्दों में क्या कुछ कॉमन है? ठीक है, सब लोग बताइए कि क्या यहां पर कुछ भी कॉमन है? बोलिए। इज देयर एनीथिंग कॉमन? एन ऑफिस विद हाई सैलरी विद नो वर्क, एक ऐसी जॉब जहां पर सैलरी तो बहुत हाई है लेकिन काम कुछ भी नहीं है, उस पर हम आएंगे। लेकिन यहां पर जो 4 शब्द लिखे हैं उसमें से अगर 2 देखोगे तो 2 में क्रेसी दिखेगा, 2 शब्दों में क्रेसी दिखेगा। और क्रेसी का मतलब होता है रूल, क्रेसी का मतलब होता है शासन, कि क्रेसी का मतलब होता है गवर्नेंस, ठीक है ना, सरकार जो करती है। अब यहां पर एक लिखा है ऑटो, यहां पर लिखा है ब्यूरो, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सब लोग समझो ऑटोक्रेसी क्या होती है। क्रेसी मतलब रूल। अगर मान लो यहां पर कहीं पर लिखा होता डेमोक्रेसी, क्या लिखा होता? डेमोक्रेसी, तो आप समझते हो ना कि क्रेसी का मतलब होता है शासन, और डेमो का मतलब होता है पीपल, डेमो का मतलब पीपल। तो यहां पर क्योंकि ये लास्ट में लिखा है तो ये सफिक्स हो गया, और ये हम इसको मानेंगे रूट। डेमो मतलब पीपल, यानी किसी भी शब्द में अगर डेमो आ जाएगा तो वो किसकी बात करेगा? लोगों की बात करेगा, ठीक है? तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? रूल बाय द गवर्नेंस बाय द पीपल फॉर द पीपल, यही होता है ना। इसी तरीके से हम और भी शब्द ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा सुसाइड, इफ आई से पैट्रिसाइड, इफ आई से matricide, if I say fratricide, ठीक है? इन सभी शब्दों में कुछ कॉमन दिख रहा है? अगर हाँ तो बताओ। फिर मैं लिखता हूं एनिवर्सरी, एनुअल, बाई एनुअल, बाई एनियल, ठीक है? इन सभी शब्दों में कुछ कॉमन है क्या? सब लोग बताइए। इन सभी शब्दों में कुछ कॉमन है? आपको शायद दिखाई ना दे, बट ए डबल एन, ए डबल एन, ए डबल एन, ई डबल एन, तो ये एक रूट होता है। अगर कहीं पर भी ए डबल एन या ई डबल एन मिल जाए तो मतलब होता है इसका ईयर्स, साल से संबंधित होगा। यानी ये सभी शब्द साल से संबंधित हैं, ईयर्स से। फिर एक शब्द आता है पेरेनियल, ये तो आप लोगों ने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है ना? ये आपने डेफिनेटली जियोग्राफी में पढ़ा होगा। अब देखो, एनिवर्सरी साल में एक बार होने वाला इवेंट, चाहे फिर वो बर्थडे एनिवर्सरी हो या मैरिज एनिवर्सरी हो, करेक्ट? एनुअल में क्या होता है? सालाना। अगर किसी को सालाना 10 लाख रुपए मिलते हैं तो वो एनुअल है। यहीं से एक शब्द बनता है एनुइटी। एनुइटी क्या होता है? साल में एक लमसम अमाउंट मिलता है। बाई एनियल, तो बाई में होता है 2, बाई मतलब 2। जैसे बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें 2 पहिए होते हैं। तो बाई एनुअल मतलब साल में 2 बार होने वाला, मतलब 6 माही। साल में 2 बार होने वाला मतलब 6 माही, कोई इवेंट हर 6 महीने पे होता है। फिर आता है बाई एनियल, तो इसको बोलते हैं 2 साल में एक बार होने वाला इवेंट। ये 1 साल में 2 बार और ये 2 साल में 1 बार। क्यों? क्योंकि बाई लिखा था। और पेरेनियल, तो पर मतलब पूरा, पर मतलब हर, प्रत्येक समय, प्रत्येक समय मतलब हर समय। एनियल, तो पेरेनियल हम उन नदियों के लिए कहते हैं जिनमें कभी भी पानी नहीं सूखता, रिवर्स जिसमें कभी भी पानी नहीं सूखता। तो यहां पर रूट क्या आया? ए डबल एन, ई डबल एन। इसका मतलब अगर किसी भी शब्द में ए डबल एन या ई डबल एन आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि वो ईयर से संबंधित है। अब सब लोग बताओ कि क्या इस तरीके से आप लोगों की कुछ भी मदद होगी, कुछ भी हेल्प होगी? फटाफट से बताइए कमेंट करके, हाँ या ना। अब हमने यहां देखा था सुसाइड, तो किसी भी शब्द में अगर साइड मिल जाए तो ये बात करेगा किलिंग की, मतलब मरना, हत्या, मारना, ठीक? तो सु मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद की हत्या, ठीक?
पैट्री, पैट्री मतलब होता है फादर, पैट्री मतलब फादर यानी फादर की हत्या। मैट्री मैटरनल माँ, तो मदर की हत्या। फ्रैट्री भाई, तो इसको हम बोलते हैं भाई की हत्या। तो इस तरीके से आप सब लोग बताओ कि वोकैबुलरी को इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, कमेंट करके फटाफट से बताओ। और फिर हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। सारे लोग कॉपी पेन लेकर के बैठना, एक पेज सिर्फ रूट के लिए लिख देना, एक पेज रूट वर्ड्स के लिए, और दूसरे पेज पर आप बाकी की चीजें लिखेंगे। क्लियर सब लोग? तो हम आते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन पर। आप सब लोगों को टाइम भी मिलेगा, आराम से इसको करेंगे, कोशिश करना बहुत ज़्यादा टाइम ना लो, टाइमर की ज़रूरत नहीं है। खैर आप सब लोग इसका आंसर बताइए, फिर हम देखते हैं। एक ऑफिस जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है लेकिन काम कुछ भी नहीं है, तो ऑटोक्रेसी तो नहीं होगा, क्योंकि क्रेसी का मतलब हो गया रूल, शासन, और ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक जैसे हम बोलते हैं ना, ठीक है। तो ऑटोक्रेसी में क्या होता है, बेसिकली एक इंसान रूल करता है, जैसे कि हिटलर, तो आप इसको कह सकते हो डिक्टेटरशिप। क्या बोल सकते हो? डिक्टेटरशिप। ये नहीं होगा आंसर। ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे कि आप यूपीएससी के थ्रू आईएएस पीसीएस जब बनते हो तो आप ब्यूरोक्रेट हो जाते हो। ऑनरेरी एक तरीके का सम्मान होता है, ऑनर से आप रिलेट कर सकते हो। ऑनरेरी एक सम्मान होता है, यानी कि एक सेरेमोनियल आप कह सकते हो। एक ऑनर होता है जिसमें आपको पैसे नहीं मिलते लेकिन मान सम्मान मिलता है। तो राइट आंसर यहां पर बनेगा सिनेक्योर। राइट आंसर क्या बनने वाला है यहां पर? सिनेक्योर। क्या सब लोगों को ये सब क्लियर है? इजी जॉब जिसमें आपको, आप जाओ मतलब 2-4 घंटे रुको बैठो और वापस आ जाओ, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कोई भी रूट था? हाँ एक है। तो रूट अभी इसमें जो आप लिखोगे वो लिखोगे क्रेसी या फिर आर की। अगर कहीं पर क्रेसी या फिर आर की आ जाए तो समझ लेना कि वो शासन की बात हो रही है। तो इससे क्या क्या शब्द बन सकते हैं मैं बोल के बताऊंगा, लिखूंगा नहीं। ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट्स हो गया। फिर एक शब्द बनता है प्लूटोक्रेसी, लिख देता हूं चलो। प्लूटोक्रेसी, तो क्रेसी मतलब शासन, लेकिन प्लूटो का मतलब होता है पैसा, यानी कि जब अमीर, रूल बाय वेल्दी, रूल बाय वेल्दी सोसाइटी या वेल्दी पीपल, जब अमीर लोगों का राज होता है उस जगह पर हम इसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। यहीं से एक शब्द बनता है एरिस्ट्रोक्रेसी। एरिस्ट्रोक्रेसी, तो एरिस्ट्रो हम बोलते हैं नोबल, जब कहीं पर उच्च वर्ग, हाई क्लास सोसाइटी का रूल हो, हाई क्लास पीपल, ठीक। बोलो हाँ या ना। फिर यहीं से एक शब्द आता है मोनार्की। मोनार्की, आर्की मतलब शासन, और मोनो मतलब एक, तो किसी भी शब्द में मोनो आ जाए मतलब एक, तो रूल बाय अ किंग और क्वीन, किंग और क्वीन, ठीक। अब आर्की था एक शब्द, आर्की का मतलब होता है शासन, शासन। अगर मोना इस आर्की से पहले आप ये लगा दो एन, तो एन का मतलब एब्सेंस, तो एनार्की हो गया, नो रूल्स नो रेगुलेशन। तो जब कभी आप देखते हो कि पूरे शहर में या पूरे देश में कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई शासन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं अनार्की। क्या ये बात सबको समझ आ गई? अगर हाँ तो सारे बच्चे लिखेंगे P2 क्लियर। मैं बहुत प्यार से, आराम से, बहुत मन से आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को रिलेट करके। सारे लोग आंसर दे करके बताओ इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया। जो भी नए रूट्स आएंगे आप एक पेज पर लिखते जाइएगा, वहां से काफी सारी आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि ये है, तो इसको हम बोलते हैं ऑनरेरी। इस तरह की मानक उपाधि होती है, ठीक है, ऑनरेरी। ऑनर आ गया ना, इससे आप रिलेट कर लोगे। चलिए, एक ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं जिसको प्लेजर या पेन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो वो किसी चीज में खुश होता है ना ही उसे दुख होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? वाइज, ब्रेव, स्टोइक या टेम्परेट। और सारे लोग क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे, ठीक है। सारे लोग क्वेश्चन जरूर लिखेंगे नंबर। तो वाइज हम कहते हैं समझदार को, इंटेलिजेंट को, इंटेलिजेंट पीपल, समझदार, इंटेलिजेंट। आप इसके लिए डिसर्निंग एक शब्द का यूज कर सकते हो, DISCRNING। डिसर्निंग हम एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो कोई भी काम करने से पहले बहुत ज्यादा सोचता समझता है चीजों को। विवेकपूर्ण इसको हिंदी में कहेंगे, विवेकी। ब्रेव होता है बहादुर, करेज शो करना, ठीक है ना, करेज। करेजियस कहोगे क्योंकि ब्रेव लिखा है एडजेक्टिव, तो इसकी भी वही फॉर्म आएगी, करेजियस। फियरलेस ये भी नहीं होगा।
करेक्ट। अच्छा, टेम्परेट हम कहते हैं जब कोई इंसान एक संतुलित या मॉडरेट वाली सिचुएशन में होता है, बैलेंस्ड होता है, बैलेंस्ड, तो उसे सुख भी और दुख भी एंजॉय कर लेता है बैलेंस रह करके। तो राइट आंसर ये बन जाएगा स्टोइक। स्टोइक एक ऐसे इंसान को कहते हैं जिसको ना तो तकलीफ से तकलीफ हो, ना वो खुशियों में खुश हो, वो अपने आप में सही है, एक ऐसी जिंदगी को जीता है जिसमें वो पेशेंट है, धैर्यवान वैसे तो बोलते हैं। जैसे भगवान राम, भगवान राम का एक एग्जाम्पल इसलिए ज़रूरी है कि जब उन्हें पता चलता है कि राजा बनने वाले हैं, उनका राज्याभिषेक होगा, तो उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं होती है। लेकिन जब वो जा रहे होते हैं, राजा बनने का प्रोसेस जब करीब आता है, तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें वनवास हो गया है। तो वनवास सुनने के बाद उन्हें इस बात का दुख भी नहीं होता है कि मेरे हाथ से ये सिंहासन चला गया और मुझे अब जंगल में जाकर के रहना पड़ेगा। क्या समझ पाए? तो दिस इज कॉल्ड स्टोइक। क्लियर है सब लोग? अगर सब समझ में आ गया है तो सब लिखेंगे Q2 क्लियर। और जिस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल दे करके, जिस तरह से मैं यहाँ पर सिमिलर वर्ड्स या सिनोनिम्स लिख करके आपको समझा रहा हूँ, डू यू फील इज इट अ वेरी गुड मेथड, कि ये बहुत अच्छा तरीका है? सारे लोग कमेंट करके बता दो। नहीं, स्टोइक लेजी और स्लगिश नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि ये एरिस्टोटल। ठीक है, आप सब लोग बताओ जिस तरह से मैं समझा रहा हूं अच्छा तरीका है? हर चीज समझ आ रही है? A previous case that might serve as an example or guide. बताइए, ज्यादा समय नहीं लेना है। जयनाथ, व्हाट इज द इशू? देखो, एक प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन। आज एक सिचुएशन आ गई, आज एक सिचुएशन आई, तो मैं उसमें अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ये पहले भी तो एक बार हो चुका है। जब पहले हुआ था, जैसे अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश है, ठीक है, तो अभी तक उसकी असली वजह नहीं पता चल पाई है ना। लेकिन लोग बड़े कयास लगा रहे हैं कि उसका इंजन फेल हो गया या उसमें जो थी टेक्निकल इश्यूज आ गए। तो अभी जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं वो किसके बेसिस पे? जो पहले हादसे हुए हैं उनके बेसिस पे इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है, राइट। तो यही चीज है। तो प्रेसिडेंट, प्रेडिसेसर, प्रेसिडेंट तो डेफिनेटली नहीं होगा, और प्रीकर्सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए, चलो मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री। हर सारे शब्दों में प्री लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ पहले की बात हो रही है। तो यहां पे जो रूट है वो क्या है? प्री। प्री मतलब पूर्व, पूर्व मतलब पहले, ठीक है ना। अच्छा, या बिफोर, बिफोर कहते हैं। तो ये सारे ही शब्द उसी से संबंधित है, लेकिन क्या? तो प्रेडेसेसर्स हम कहते हैं फोर फादर्स को, जो हमारे पुराने एंसेस्ट्री रही है। फोर फादर्स के लिए हम इसको यूज करते हैं, या एंसेस्टर्स कह लो, एंसेस्टर्स कहना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। एंसेस्टर्स का मतलब पता है ना सभी लोगों को? बोलो यस और नो। चलो, प्रेसिडेंट तो होगा नहीं, प्रेसिडेंट मतलब मेन पर्सन, मुख्य इंसान। प्रीकर्सर हम कहते हैं जब आपको कोई साइन मिलते हैं, हार्बिंजर। प्रीकर्सर मतलब हार्बिंजर। जैसे कि हम कहते हैं कि शगुन अपशगुन। आप घर से निकल रहे थे, किसी ने पीछे से छींक आ गई किसी को, तो ये क्या है? हम साइन समझते हैं कि ये जो ये हो गया ना भाई, छींक आ गई, ये एक इशारा है, संकेत है कि कुछ गलत होने वाला है। बिल्ली रास्ता काट जाए घर से निकलने से पहले, तो हम इसको अपशगुन मानते हैं। तो इस तरह की चीजों को हम प्रीकर्सर कहते हैं। तो राइट आंसर बनेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, राइट आंसर क्या बनेगा? प्रेसिडेंट। तो मॉडल कह लो, बेंचमार्क कह लो, फिलहाल राइट आंसर यही रहेगा। अगर ये बात सबको समझ आ गई तो सारे लिखेंगे Q3 क्लियर, सारे लिखेंगे Q3 क्लियर फटाफट। नेक्स्ट, तो प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंस में समझ लीजिएगा फर्क। यहां पर ENT लिखा है तो ये एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, समथिंग दैट सेट्स अ रूल और एग्जांपल। और प्रेसिडेंस एक नाउन फॉर्म है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सक्सेसर एंड प्रेडिसर्स, ये है 0 पॉइंट, ये है 0 पॉइंट। इसके आगे जो होगा वो सक्सेसर होगा, यानी कि ये 0 पॉइंट मान लो आप हो, तो आपके आने वाली जो जनरेशन होगी वो आपके सक्सेसर्स होंगे, और आपसे पीछे की जो जनरेशन है, आपके पापा, बाबा और उनके बाबा, ये सब प्रेडिसेसर्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
वन हु वॉक्स ऑन फूट, एक ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे जो पैदल चलता है या फिर जो पैरों पर चलता है। वैसे तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। बताइए। क्या यहां पे कोई रूट है, इसको भी समझेंगे। देखो, वन हु वॉक्स ऑन फूट, पैरों पर चलने वाला। पॉपर नहीं, पॉपर होता है बहुत ही दरिद्र इंसान, गरीब। ठीक है, दरिद्र या फिर गरीब। इज इट क्लियर? बोलो हाँ या ना। पॉपर हम कहते हैं दरिद्र इंसान को। ठीक है, पीडियाट्रिशियन, पेडिस्ट्रियन या फिर प्रोटोगनिस्ट। तो प्रोटोगनिस्ट होता है बेसिकली किसी भी पिक्चर का या किसी भी प्ले का मेन कैरेक्टर, और उसका जो अपोजिट होता है यानी विलन, उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। तो प्रोटोगनिस्ट हो गया हीरो और एंटागोनिस्ट हो गया विलन। ठीक, तो पीडियाट्रिशियन या पेडिस्ट्रियन, तो पेडिस्ट्रियन हो गया यहां पर रूट वर्ड। ठीक है, और पीडियाट्रिशियन हम बोलते हैं जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। तो ध्यान रखना, रूट वर्ड इज पेडी और पेडे, पेड, जिसको हम कहते हैं पैर, फूट या फीट। ठीक है, तो अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं, आप सब लोग बताओ कि इसका अर्थ क्या होगा। क्वाड्रपेड। आप सब बताओ इसका अर्थ क्या होगा। मैंने लिखा है क्वाड्रपेड, क्वाड्रपेड। ट्राई करो आंसर देने की, गलत हो जाए कोई बात नहीं। आंसर दो, कोशिश करो। अरे ट्राई तो करो, कहीं पर सुना है क्वाड? ट्राई तो करो। जो वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भाई, क्वाड का मतलब होता है, सॉरी क्वाड की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। क्वाड मतलब चार, QUAD। अब ऐसे समझो, QUAD को मैं यहां लिखता हूं नीचे थोड़ा सा। ठीक है, मोनो या सोलो मतलब वन और सिंगल। ठीक, BIY मतलब टू, फिर आता है ट्राई मतलब थ्री, फिर आता है क्वाड, और क्वाड का मतलब होता है चार। तो चार पैरों पर चलने वाले जितने जानवर होते हैं जो चारों पैरों का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं क्वाड्रपेड। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे कि ये व्यक्ति आपको दिखाई देगा, ही इज पॉपर। पॉपर मतलब ये दरिद्र है। बोलो यस और नो। ठीक है ना, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर? बोलो। सब कुछ क्लियर है यहां तक? ये पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उसको हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक ऑफिशियल पार्डन, एक पार्डन मतलब होता है माफी, जो ऑफिशियल रूप में आपको दे दी जाए उसे हम क्या कहेंगे? बोलिए। जो ऑफिशियल रूप में एक माफी दी जाती है, ये खास तौर से देशों के लिए होता है। दो देश एक दूसरे को माफ कर देते हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया का बड़ा लंबे समय से चल रहा है तमाशा। देखा जाए, चलो समझते हैं। देखो यहां पर रूट की मदद से ना आप आंसर दे सकते हो, रूट्स की मदद से आंसर दे सकते हो। चलो देखते हैं। माफी दी जा रही है और यहां लिखा है साइड। अभी मैंने आपको बताया साइड मतलब हत्या यानी कि किलिंग। ठीक है, अब किलिंग किसकी? रेजिसाइड।
तो रेजी कहाँ रिलेट करोगे? रेजी मतलब कि रिजीम, रिजीम एक शब्द बनता है ना रिजीम, और रिजीम का मतलब होता है राज्य, तो रिजीम मतलब राजा, रेजिसाइड राजा की हत्या। ठीक है। एमनीजिया एक बीमारी होती है जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, भूलने की बीमारी होती है। बोलो यस और नो। शॉर्ट टर्म, आप एमनीजिया की बीमारी जानते ही हो, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है। एमनेस्टी यहां पर इसका राइट आंसर है, रिडेम्पशन नहीं होगा। रिडेम्पशन एक तरह की छूट होती है कि भाई आप सब लोग जा रहे हो, आपसे टोल लिया जा रहा है, आप कहीं रास्ते पर जा रहे हो तो आपसे टोल लिया जा रहा है 400 रुपए का, लेकिन वहीं मंत्रियों की गाड़ियां फ्री हैं तो उन्हें रिडेम्पशन मिल गई है, उन्हें एग्जम्पशन मिल गया है, इसको छूट कहते हैं। तो फिलहाल यहां पर राइट आंसर ये हो जाएगा। जैसे कि यहां देखिएगा रेजिसाइड, राजा की हत्या, रेजिसाइड। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, आई एम अ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, अपने जो है अपने अधिकारों की रक्षा करना, अपने अधिकारों की रक्षा करना, इसके लिए भी हम रिडेम्पशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ऐसे ऑब्जेक्ट को आप क्या कहोगे जिससे आर पार न देखा जा सके, जिससे आर पार देखा न जा सके। भाई देखो, अगर देख सकते हो तो वो ट्रांसपेरेंट है, अब नहीं देख सकते फिर, नहीं देख सकते फिर ठीक है ना, वेरी गुड। नहीं देख सकते तो इनविजिबल, बिल्कुल ही नहीं देख सकते। यहां पर ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं देख सकते, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, एक तरफ से देख सकते हो, दूसरी तरफ से नहीं देख सकते। इनविजिबल जो दिखाई ना दे, जो खुद ही ना दिखाई दे। अगर खिड़की इनविजिबल है तो खिड़की नहीं दिखेगी, आर पार देखना अलग है। ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, मैजिकल नहीं होगा, ओपैक हो जाएगा। मतलब एक साइड से ट्रांसपेरेंट है। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो खिड़कियां लगी होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि अगर आप घर के अंदर की लाइट जला दो, है ना, तो बाहर से अंदर दिख जाएगा, लाइट बंद कर दो तो अंदर से बाहर का दिखता है। तो इस तरह को हम ओपैक कहते हैं। जैसे कि ये, तो ये है ट्रांसपेरेंट। ये शीशा क्या है? ट्रांसपेरेंट, आप आर पार देख पा रहे हो इसके। ठीक। लेकिन ट्रांसपेरेंट ये था जिसमें आर पार दिखाई दे रहा है, जिसमें थोड़ा बहुत धुंधला हो जाए एक तरफ से या दूसरी तरफ से, थोड़ा बहुत देख सकते हो, इसे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट। लेकिन जो बिल्कुल ही दूसरी तरफ का कुछ ना दिखाई दे, इसे हम कहते हैं ओपैक। जैसे कि ये। क्या ये बात समझ आ गई? अगर हाँ तो सारे लिखेंगे Q4 क्लियर, सारे लिखेंगे Q4 क्लियर। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, जब आप अपनी मर्जी से किसी और के अधीन होना चाहो, किसी और की बात मानना चाहो, किसी और के कंट्रोल में आना चाहो, उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। यार देखो, ट्राई करते रहो आप सब लोग, ठीक है ना, इस चीज़ की मत चिंता करो कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, गलत होगा सही होगा इससे मतलब नहीं है। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, तो एडोरेबल, एडमेंट, एमिनेबल या एबोमिनेबल। सबसे पहले समझते हैं एडमेंट। एडमेंट को हम कहते हैं स्टबर्न, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, अड़ जाए बात पर, तो हम कहते हैं ऑब्स्टिनेट।
ठीक है, ऑब्स्टिनेट, एडमेंट, स्टबर्न। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। एडोरेबल होते हैं कुछ लोग जो बड़े लवली होते हैं, जो बड़े स्वीट होते हैं, क्यूट होते हैं। एमिनेबल या एबोमिनेबल, तो ये नेगेटिव शब्द है एबोमिनेबल। डिसगाइज, जब आपको फील हो, डिसगस्टिंग आपको जो फील हो, बहुत ही हेट्रेड वाली फीलिंग आए। कई बार हमें देख करके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इतनी गंदी, इतनी खराब होती है कि हमें देख करके वो घिन आती है। बोलो होता है कि नहीं होता है? हमें घिन आती है कि नहीं आती है? तो ये उसी वे में लिखा हुआ है, ठीक है। बोलो। तो राइट आंसर आपको यहां पर क्या दिखाई देगा, सब लोग बताएंगे? एमिनेबल। एमिनेबल कौन लोग होते हैं? जो बड़े फ्रेंडली होते हैं, जो बड़ा, जिसको मोल्ड किया जा सकता है फ्रेंडली वे में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जैसे एक वर्ड है लोथ वर्सेस लोथ, ये एक वर्ब होता है, ये एक नाउन होता है, मतलब वही है, हेट करना, ठीक है। पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? जिनको सोशल कंपनी बहुत अच्छी लगती है, लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है, लोगों के साथ बैठना बात करना बहुत अच्छा लगता है। बोलो। चेक करें। हर्बीवोरस, अरे भाई जिसको सोशल कंपनी पसंद है, लोगों के साथ घूमना फिरना मिलना जुलना पसंद है, अरे हर्बीवोरस कैसे हो जाएगा भाई? हर्बीवोरस, जैसे कि आपने सुना है कार्निवोरस, तो हर्बी मतलब हर्ब्स, वेजिटेशन, शाकाहारी लोगों को कहते हैं हम। हर्बीवोरस कैसे हो जाएगा? शाकाहारी लोग। गॉर्जियस होते हैं वो लोग जो बड़े खूबसूरत हों, सुंदर हों, कोई लेडी है बड़ी प्रिटी लग रही है तो ब्यूटीफुल या प्रिटी वाले सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, करेक्ट, प्रिटी। यूनानिमस मतलब एक मत, यूनानिमस मतलब एक मत। क्लास में 50 लोग हैं और 50 लोगों से पूछा गया कि भाई ब्रेक चाहिए क्या, सारे के सारे एक साथ बोल पड़े हाँ जी चाहिए, सबका एक ही मत है, तो फिर इसको हम बोलेंगे यूनानिमस। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझनी चाहिए, एक नया रूट वर्ड आपने सीखा, कहीं पर यूनी लिखा हो, यूनी मतलब एक, एक मतलब एक साथ, तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ग्रेगेरियस। इसके लिए आप एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, हम कह सकते हैं एक्सट्रोवर्ट, फ्रेंडली, जो बहुत ज़्यादा हैंग आउट करते हैं। सर गलिबल वर्सेस एमिनेबल इज डिफरेंस, टोन लाइक नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो गलिबल बेसिकली एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो बड़ा भोला भाला होता है, जिसको बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। एमिनेबल वो इंसान है जो बेवकूफ़ नहीं बनेगा, लेकिन अगर उसे लगेगा कि ये बात ठीक है, आपकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। तो यस, गलिबल थोड़ा सा नेगेटिव वे में चला जाएगा और एमिनेबल थोड़ा पॉजिटिव वे में रहेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ लड़कियां दिख रही हैं जो बहुत ज़्यादा हंस खेल रही हैं आपस में एक दूसरे के साथ में, तो ये लोग ग्रेगेरियस हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लोग आपकी बात मानने को राजी हैं। एक ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे जो बहुत ही ज़्यादा खाना खाता है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है, बताइए। बोलो। ग्लटन, कॉर्पुलेंट, ओबीस या ओवरवेट। तो देखो ओवरवेट तो नहीं होगा, ओवरवेट मतलब मोटापा, ठीक है भाई। देखो एक कंडीशन होती है, जैसे कि एक इंसान का ना एक लेवल होता है, मैं बता दूं, बीएमआई इंडेक्स होता है। आप सब लोग अपना बीएमआई इंडेक्स कैलकुलेट करना, इंटरनेट पे सर्च करना व्हाट शुड बी माई आइडियल बीएमआई, तो वो वहां पर आ जाएगा। फिर उसमें क्या करोगे, आप अपनी हाइट डालना, वेट एज से कोई मतलब नहीं होता, हाइट डाल देना और हाइट के बाद में अपना वेट देख लेना, तो वहां पर एक चार्ट आ जाएगा जो आपको ये बताएगा कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है।
तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मुझे मेरा पता है, मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है और मेरा जो आइडियल वेट होना चाहिए वो लगभग 70 किलो होना चाहिए, 68 से 70 किलो, 80 टू 70 kg। बट मैं ओवर वेट हूं लगभग 8-9 किलो, मैं 80 किलो का हूं, तो मुझे मेरा पता है, तो मैं ओवर वेट हूं। अब ऐसे समझो, किसी का वेट होना चाहिए लगभग 68 किलो, लेकिन होना इतना चाहिए, लेकिन उसका जो वजन है वो वजन अगले 10 किलो तक की कैटेगरी में यानी 68 kg तक कहलाएगा ओवरवेट। ये क्या कहलाएगा? ओवरवेट। लेकिन अगर ये इसको भी पार कर जाए तब ये आ जाएगा ओबीस वाली कैटेगरी में। और अगर आप ओबीस में आ रहे हो तो समझ जाओ बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है, बहुत खराब हालत है। ठीक है। इसी तरह से अगर किसी का 68 होना चाहिए और उसका वेट 58 kg है तो वो अंडर वेट है। उससे भी कम आ जाएगा वेट अगर, तो उसे हम मैलनोरिश्ड कहेंगे, कुपोषित। बात समझ आ रही है ना? तो शब्द ऐसे बनते हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ, तो ओवरवेट तो होगा नहीं, ना ही ओबीस होगा। ओबीस तो आप समझ गए जब एक्सट्रीमली वेट ज्यादा हो जाए। कॉर्पुलेंट होता है बेसिकली ओबीस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा थुलथुल है, पेट जिसका निकला हुआ है, मोटापा वाला कंडीशन है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हम ग्लटन कहेंगे। हम यहां पर किसी के वेट के बेसिस पे शब्द को नहीं देख रहे थे, हम उसके खाने की हैबिट के बेसिस पर शब्द को डिफाइन कर रहे थे। वेट की तो बात ही नहीं है। और ओबीस और कॉर्पुलेंट लगभग लगभग इनका दोनों का अर्थ एक ही है, एक्सेसिवली फैट। तो ऐसे समझना, ओवरवेट पहले होता है फैट, फिर एक्सेसिवली फैट मतलब कॉर्पुलेंट, और उससे भी ज्यादा फैट मतलब ओबीस। तो ग्लटन इसका राइट आंसर है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब इसमें आप 2-3 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रीडी कह सकते हो, हालांकि एक ग्रीड होता है पैसे को लेकर के, एक ग्रीड खाने को लेकर के भी हो सकता है। और ओवर ईटर भी कह सकते हो, क्योंकि ऐसे लोग कम पर नहीं रुकते, खाना चाहिए होता है। बात समझ आई? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये देख लो, नॉर्मल, ओवरवेट, ओबीस, एक्सट्रीमली ओबीस। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखिएगा, इसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। ये है कॉर्पुलेंट। क्या बोलेंगे? कॉर्पुलेंट। आपने देखा होगा कि कुछ लोग इतने मोटे होते हैं कि उनके हाथों पर चर्बी जो है डबल, मतलब नॉर्मल से डबल हाथ की चर्बी हो जाती है, लटकने लगता है मांस, उसको कहते हैं कॉर्पुलेंट। बात समझ आ रही है? तो आपसे पेपर में जो भी कुछ पूछा जाएगा सब आपके पेपर से रिलेटेड ही है, आपके जीवन से रिलेटेड ही है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगा। ये इंसान ग्लटन है। एक ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे जो कि इनिशियल लेटर से बना हो लेकिन उसे एक शब्द की तरह बोलते हैं। इनिशियल लेटर्स से बना है लेकिन वो शब्द की तरह बोला जाता है। बताइए। जैसे कि नासा, तो नासा की फुल फॉर्म आप लोग जानते हो, इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन का आई, एस, स्पेस का एस, आर रिसर्च का आर, और ऑर्गेनाइजेशन का ओ। बना क्या? ISRO। बना क्या? ISRO। लेकिन इसको हम एक शब्द की तरह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शब्द की तरह। बोलो यस और नो। ठीक है। वहीं अगर मैं कहूं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो है तो ये भी शुरू के अक्षरों से बना, लेकिन इसको आप शब्द की तरह नहीं बोलते, है ना। तो इसको शब्द की तरह नहीं बोलते, तो राइट आंसर क्या बनेगा देख लेते हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं एक्रोनिम, जिसको शब्द की तरह बोला जा सके, और इसको हम कहते हैं एब्रीविएशन। एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। एलिप्सिस क्या होते हैं? आप लोगों ने फिगर्स ऑफ स्पीच में कई बार देखा होगा, बल्कि पंक्चुएशन वाले पे पढ़ा होगा। कॉमा होता है, सेमी कॉलन होता है, कॉलन होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। इसी तरीके से ये 3 डॉट्स भी आती हैं, 3 डॉट्स। इसको हम कहते हैं एलिप्सिस। क्या बोलेंगे? एलिप्सिस। ठीक है। प्रिसाइज का मतलब होता है कि आप टू द पॉइंट बात कर रहे हो, कुछ भी आप इधर उधर नहीं, टू द पॉइंट, बड़ा कंसाइसली एग्जैक्ट बात कर रहे हो, एक्यूरेट बात कर रहे हो। एग्जैक्ट या फिर एक्यूरेट। फिर आता है एपिटमी। एपिटमी हम कहते हैं जब कोई इंसान अपनी फील्ड का बड़ा माहिर व्यक्ति हो, जो एक मिसाल के तौर पर काम करे। जैसे कि जब हम कहते हैं कि भाई शरीफ इंसान जो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत बड़े हमारे सामने एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। शरीफ भी थे, नॉलेजेबल भी थे, तो ही वॉज द एपिटमी ऑफ ग्रेटनेस, महानता की मिसाल थे वो। तो ये भी हो जाएगा। ठीक है। इसी के लिए आप एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हो जिसको हम कहते हैं एम्बॉडीमेंट। क्या बोलेंगे? एम्बॉडीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, ये दिख रहा है आपको, एलिप्सिस में 3 डॉट्स होती हैं, इसको एलिप्सिस कहते हैं। अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रुथ
और रूल ऑफ कंडक्ट। कई बार हम एक नियम बना देते हैं, जैसे कि आपको एक मूवी याद होगी बाहुबली। बाहुबली मूवी में जो शिवगामी देवी थी वो एक लाइन बोला करती थी, ये मेरा वचन है और वचन ही है मेरा शासन। तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं बताइए, कोई बताएगा? यार देखो, गलत हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, मुद्दा गलत हो और सही होने का है ही नहीं। चेक करें। पैरेबल, तो देखो पैरेबल का मतलब क्या होता है, पैरेबल का एक सिमिलर भी होता है फेबल। पैरेबल और फेबल सिमिलर हैं। इन दोनों का मतलब होता है कि स्टोरी, अ मॉरल स्टोरी, मॉरल स्टोरी। जैसे कि वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी, और उस कहानी में एक मॉरल था, शिक्षा थी। वो शिक्षा क्या थी कि अगर कोई धीमे चल रहा है लेकिन लगातार चल रहा है तो वो जीत जाएगा। कोई बहुत तेज चल रहा है लेकिन रुक जा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो जीत जाए। करेक्ट। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये उसकी कहानी की शिक्षा थी। इसको हम कहते हैं पैरेबल या फिर फेबल। तो ये आंसर तो नहीं है। इलस्ट्रेशन होता है एक तरीके का एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन होता है एग्जाम्पल, या फिर आप इसको जब आप कहते हो उदाहरण हिंदी में। और इंस्टेंस होता है एक वाक्य। इंस्टेंस मतलब एक वाक्य। एक बार की बात है, मैं एक ट्रेन में जा रहा था, तो एक साधु मेरे पास आए और मुझसे बोले कि बेटा आजकल तुम बहुत परेशान हो। मैंने कहा हाँ बाबा जी, आपको कैसे पता? तो ये एक मेरे साथ वाक्य हुआ जो मैं आपको भी बता रहा था। ठीक है, दैट वाज एन इंस्टेंस, दैट वाज एन एक सिचुएशन थी जो मेरे साथ हुई, मैंने आपको बताया। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इंस्टेंस में और दो शब्द होते हैं, एक होता है इंसिडेंट और एक होता है एक्सीडेंट। दोनों में फर्क होता है। इंसिडेंट होती है घटना और एक्सीडेंट होता है दुर्घटना। दोनों में फर्क तो बताइए। तुम कहीं जा रहे थे, तुम्हें अचानक से तुम्हारा दोस्त मिल गया, तो ये एक्सीडेंट नहीं था, ये इंसिडेंट था। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप लोग जानते ही हो कि क्या होता है। यहां तक सब लोग क्लियर हैं तो लिखेंगे Q11 क्लियर। क्या यहां पर कोई भी एक रूट है? नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? मैक्सिम। मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द, आप लोग ध्यान रखिएगा। शब्द क्या बनेगा? मैक्सिम। इसी के लिए हम एक दो सिमिलर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, उसूल, आदर्श। एडाज, एक और शब्द आता है एडाज। तो ये सारे शब्द आप लोगों के लिए जरूरी हैं, पेपर में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा आसान सा है भाई। द वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, क्या बोलेंगे हम उसको? जो मिठाइयाँ बनाता है और पेस्ट्री बनाता है। चलो देखते हैं, समझते हैं। वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज। ग्रोसर नहीं, ग्रोसर होता है सब्जी वाला। कॉबलर होता है मोची, ये भी नहीं होगा। बार्बर होता है बाल काटने वाला, तो यहां पर तो कोई और आंसर है ही नहीं। कोई भी ऐसा शब्द नहीं आएगा जो आपके जीवन के बाहर हो, जिसका आपके लाइफ में इस्तेमाल ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। कन्फेक्शनर होता है, स्वीट मेकर या हलवाई इसको हिंदी में कहते हो आप। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन। द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन। एटमोलॉजी, टेक्सोनोमी, डर्मेटोलॉजी या टैक्सीडर्मी?
बोलो 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 फटाफट। चलो समझते हैं। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में LOGY आ जाए, लिखो फटाफट से, LOGY आ जाए तो मतलब ये होता है स्टडी। ये क्या होगा? स्टडी। किसकी स्टडी? ये डिपेंड करता है कि इसके पहले क्या लिखा है, इस बात की स्टडी, स्टडी ऑफ दिस थिंग। अब समझते हैं। लॉजी, लॉजी, ये दोनों की दोनों स्टडी हैं, बोलो हाँ या ना। किस चीज की? तो पहले यहां से शुरू करते हैं, डर्मा। तो डर्म का मतलब होता है स्किन, तो डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या हो गया? स्किन की स्टडी, ठीक है। और जो लोग ये स्टडी करते हैं उसे हम कहेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। खत्म हो गई बात। अच्छा, डर्मी यहां पर भी है, यानी कि ये शब्द भी स्किन से रिलेटेड है, ये भी स्किन से रिलेटेड है। अब समझो, एटिमोलॉजी क्या होता है? ये शब्दों के रिलेटेड होता है, तो स्टडी ऑफ वर्ड्स, शब्दों की जो स्टडी होती है उसको हम एटिमोलॉजी कहते हैं। वर्ड्स के ओरिजिन की हिस्ट्री की, ये शब्द कहाँ से आया। जैसे कि इंग्लिश में एक शब्द होता है नाउन, कहाँ से आया? नाउन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है नोमेन, वहां से हुई है। ये पढ़ते हो ना इस तरह से, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो इकोनॉमी शब्द कहाँ से आया, ये सब बताया जाता है, इसको हम कहते हैं एटिमोलॉजी। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी में हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कैटेगराइजेशन की, कैटेगराइजेशन की। तो टैक्सो का मतलब होता है लेयर्स, कैटेगराइजेशन, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो राइट आंसर बनेगा ये, क्योंकि टैक्सी का मतलब होता है लेयर, आउटर लेयर। तो ये जो हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की स्किन, वो ऊपर की खाल निकालने की बात होती है, तो ऊपर मतलब टैक्सी, डर्मी मतलब स्किन, ये ध्यान रखोगे आप लोग। बात समझ में आ गई? तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहां तक सब क्लियर है, लिखेंगे Q13 क्लियर, सारे लिखेंगे Q13 क्लियर। मैं बहुत जितना प्यार से हो सकता है हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखोगे। एक ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, जो कि जिसकी राइटिंग बहुत खूबसूरत होती है, द वन हु राइट्स वेरी ब्यूटीफुल्ली, उसकी हैंड राइटिंग बड़ी खूबसूरत होती है, हम क्या कहेंगे बताइए? पेंटर, आर्टिस्ट, कैलीग्राफर या कार्टूनिस्ट? देखो भाई, पेंटर तो होता है पेंट करने वाला, पेंटर, पेंटर। ये क्यों बोला मैंने? पेंट है एक वर्ब, और ये नोटिस कर लो सब लोग, अगर वर्ब के लास्ट में ER या OR लगा दो तो ये बन जाएगा एक नाउन, और नाउन के तौर पर इसका मतलब होता है इस काम को करने वाला, इस काम को करने वाला। बात समझ आ गई? इस काम को करने वाला, ठीक है। आर्टिस्ट बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन होता है, एक शब्द होता है आर्टिसन, एक शब्द होता है आर्टिस्टे। आर्टिस्ट, आर्टिस्टे एंड आर्टिसन, ये तीनों शब्दों में फर्क पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आर्टिस्ट तो होता है भाई कलाकार, जो सिंगिंग करते हैं बहुत बढ़िया, वो भी एक आर्टिस्ट है, जो म्यूजिक बनाते हैं वो भी एक आर्टिस्ट है, जो पेंटिंग करता है वो भी एक आर्टिस्ट है, करेक्ट। आर्टिसन होते हैं कारीगर लोग। ये कौन होते हैं? कारीगर। जैसे कि कोई रेशम की बड़ी अच्छी बुनाई कर लेता है, कोई एम्ब्रॉयडरी का काम करता है, कोई सिलाई बहुत खूबसूरती से करता है, खूबसूरत खूबसूरत हो या ना हो, जो काम करता है, सिलाई का काम करना, जरी गोटे का काम करना, बुनाई करना, ये सब कारीगर लोग होते हैं। लकड़ी से बहुत सारे लोग सोफा बनाते हैं, तो वो आर्टिसन कहलाएंगे, वो आर्टिस्ट नहीं कहलाएंगे। अब आपको ये बताना है कि आर्टिस्टे क्या होता है। आर्टिस्टे, सब बताओ आर्टिस्टे क्या होता है? कुछ अंदाजा, कभी सुना है आप लोगों ने पहले ये शब्द? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूं। ये बेसिकली एक परफॉर्मर होता है, ये परफॉर्मर होता है। जैसे कि शाहरुख खान को आप 10 करोड़ रुपए दो, वो आपके घर पे आके डांस कर जाएगा, तो वो परफॉर्मर आर्टिस्ट है। हालांकि वो कलाकार भी है, लेकिन वो परफॉर्मर भी है। तो जब वो प्रोफेशनल तौर पे कोई काम करे, परफॉर्मेंस दे, उसको हम आर्टिस्ट कहेंगे, ध्यान रखना। तो कार्टूनिस्ट होगा नहीं, राइट आंसर बनेगा कैलीग्राफी। क्या यहाँ पे कोई रूट है? हाँ है, कैली। कैली मतलब खूबसूरती, ब्यूटीफुल, तो ये ध्यान रखना। कैलीग्राफर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब लोग बताइए कि क्या मैं ये जो अलग से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये बताऊं या नहीं बताऊं? सब लोग बताइए। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, हम इसको क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जो जनता की या लोगों की जो
स्टडी होती है उसे हम क्या कहेंगे? इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हो, यहां पर उसका अर्थ छुपा हुआ है, यहां पर वो रूट भी है जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। तुषार, रामकृष्ण राव, बताइए सब लोग। वी हैव दैट वन रूट हियर व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट फ्यू मिनट्स बैक। स्टैटिस्टिकल स्टडी, इसको हिंदी में कहते हैं जनगणना, सेंसस भी कहते हो, करेक्ट? बोलो। तो देखो भाई, ग्राफी का मतलब हो गया स्टडी, लॉजी या ग्राफी मतलब स्टडी। जैसे जियोलॉजी एक अलग शब्द है और जियोग्राफी एक अलग शब्द है। लॉजी मतलब स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी। तो यहाँ पर बहुत सारे रूट दिखेंगे। सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी के बारे में, तो ये शब्द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट? किसी भी शब्द में सोशियो आ जाए मतलब हम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। साइक रूट है, ये नर्वस सिस्टम की बात करता है, माइंड की बात करता है, ठीक? एंथ्रोप, तो एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। तो हम जब ह्यूमन बीइंग्स के इतिहास की बात करते हैं, इंसानों का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? डेमो। डेमो क्यों? क्योंकि मतलब डेमो मतलब पीपल, यानी कि लोग। बात समझ आ गई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, नेक्स्ट। देखो, हर एक क्वेश्चन को किया जा सकता है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें उतनी मुश्किल या उतनी बेकार नहीं हैं जितनी कई बार हमें लगती हैं। थिंग्स आर एक्चुअली प्रीटी सिंपल। देखें, प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंट्स। देखो क्या होता है ना, साइंटिस्ट लोग ना पागल होते हैं, वो कुछ ना कुछ चीज़ों में लगे रहते हैं, रिसर्च करते ही रहते हैं। इस चीज़ की भी रिसर्च होती है। पेड़ का पत्ता टूट के गिरा तो उस पत्ते के अंदर क्या क्या है, उसमें घुस जाओ एकदम पता लगाने के लिए। क्या मत पता नहीं, ठीक है भाई, होता होगा कुछ। तो फिलहाल इसको नर्सरी तो नहीं कहते। नर्सरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पौधों को उगाया जाता है और उसको फिर आगे सेल आउट किया जाता है, करेक्ट? तो प्लांट नर्सरी होती है, गार्डन सेंटर कह सकते हो इसको। ग्रीन हाउस भी ये नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जब हम बोलते हैं तो वो प्लांट्स के लिए होता है। तो बेसिकली ग्रीन हाउस और नर्सरी एक ही बात हो गई। वेयर हाउस होता है गोदाम, ये क्या होता है? गोदाम, है ना? हम कोई अगर बिजनेस है आपका तो ये स्टॉक यहाँ पर आप रखते हो, डिपो कहते हो। और अगर एयरपोर्ट पे आप जाओ तो अगर आप अपना सामान लगेज कहीं एक जगह पर रखना चाहो तो उसको हम कहते हैं क्लॉक रूम। हालांकि मैं अगर यहाँ पर बता दूं तो ज़रूरत नहीं है, स्टॉक रूम अलग होता है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा हर्बेरियम। व्हाट इट इज? हर्बेरियम मतलब ये प्लांट कलेक्शन हो गया जहाँ पर आप बोटानिकल, मतलब बोटानिकल कलेक्शन भी आप इसको कहते हो, ठीक है? जैसे ये है तो ये नर्सरी है, यहाँ पर पौधों को उगाया जा रहा है फिर बेच दिया जाएगा, एंड इट इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। इसके बाद में ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉल्ड हर्बेरियम। देखो प्लांट्स अलग अलग तरीके के सूखे पत्ते यहाँ पर हैं और यहाँ पर फिर ये लोग स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, हर्बेरियम। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी जिंदगी से जुड़ा ना हो, वोकैबुलरी पूछेगा भी ऐसे ही। और फाउंडेशन पर्पस से जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ही है, इतना कर लोगे इतना बहुत है, ठीक है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, एक ऐसे जो सितारों का जो ग्रुप होता है अगर वो बहुत पास पास हो तो आप उसे क्या कहोगे? यार ये तो सब लोग जानते हैं। चलो देखते हैं, एक शब्द है कॉन्कॉक्शन। तो कॉन्कॉक्शन होता है बेसिकली मिक्सचर। मैं एक एग्जांपल देता हूं, घर में काढ़ा बनता है, काढ़ा, काढ़ा बनता है ना, तो पानी, काली मिर्च, तुलसी की पत्ती, ये सब पड़ता है उसमें, उसको हम काढ़ा कहते हैं। मिक्सचर नहीं होगा ये, मिक्सचर कह सकते हो, ब्लेंड कह सकते हो, कंपाउंड कह सकते हो, ठीक है? अगला शब्द है कॉन्फ्लेग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक जो है रूट आया है फ्लेम, फ्लेम कहते हैं ना हम, फ्लेम, ये आग के लिए होता है, आग के लिए। तो कॉन्फ्लेग्रेशन बेसिकली आग का गोला होता है, ठीक है? फायर कह लो, ब्लेज कह लो, ब्लेज, फायर, ठीक? कॉन्फेडरेशन, आप लोग जानते हो कॉन्फेडरेशन की जब हम बात करते हैं वो संघ होते हैं, अलायंस होते हैं, संघ, अलायंस,
है ना, और राष्ट्रों की जो फेडरेशंस होती हैं उसको भी हम बोलते हैं, या फिर आप इसको यूनियन कह लो जब साथ आ जाए, फेडरेशन कह लो तो कन्फेडरेशन में फेडरेशन आ गया। रूट था कुछ, हाँ था, यहाँ पर देखो लिखा है सीओ, को अगर कहीं पर भी आ जाए, को मतलब साथ साथ, तो राइट आंसर बन जाएगा कॉन्स्टलेशन, है ना, जैसे कि सप्तऋषि मंडल। तो इसको आप स्टार ग्रुप भी कह सकते हो, स्टेलर भी हम कहते हैं, तो स्टेलर सितारों के लिए होता है, कहीं पर भी अगर आपको स्टेलर मिल जाए तो मतलब हम सितारों की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये है, तो ये शब्द है कॉन्कॉक्शन, कॉन्कॉक्शन ये नाउन फॉर्म है और इसका वर्ब बनता है कॉन्कॉक्ट, इसका वर्ब क्या बनेगा, कॉन्कॉक्ट। आगे देखिए, ये जो आपको दिख रही है आग लगी हुई, इसको आप ब्लेज कह सकते हो या फिर इसको कॉन्फ्लैग्रेशन कह सकते हो कि भैया विशाल रूप में आग लग गई है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है उर्सा मेजर, दिस इज कॉल्ड सप्तऋषि मंडल, इसी को हम कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं। गैलेक्सी थोड़ा सा अलग होता है। एक ऐसे पर्सन या थिंग को हम क्या बोलेंगे जिसका नाम दूसरे के जैसा हो, जिसका नाम दूसरे के जैसा हो, बताइए। क्या हो सकता है बताइए, रिलेटिव, सूडोनिम, सक्सेसर, चलो देख लेते हैं एक एक करके समझते हैं। क्या नहीं होगा, रिलेटिव तो डेफिनेटली नहीं होगा, राइट, रिलेटिव तो नहीं होगा, रिश्तेदार लोग होते हैं, रिश्तेदार ये तो होगा नहीं। सक्सेसर अभी हमने पढ़ा, प्रेडेसेसर्स यानी कि एंसेस्टर्स, सक्सेसर यानी कि आने वाली जनरेशन, उत्तराधिकारी, जिसको आप कहते हो एयर, HEIR, HEIR, एयर, उत्तराधिकारी, आने वाली जनरेशन। रिप्लेसमेंट कह सकते हो। सूडो, ये जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूट है, सूडो, सूडो मतलब फॉल्स, कहीं पर भी आ जाए तो फॉल्स, झूठा। तो कई बार हम अपना, जैसे हम कहीं किसी से मिलने गए, अब सिक्योरिटी गार्ड गेट पर है, उसने कहा कि भाई साहब आप अपनी डिटेल लिख करके आ जाओ, डिटेल लिखना पड़ेगा आपको, तो आप अपना असली नाम नहीं लिखते, आप अपना गलत नाम लिख देते हो, दिस इज कॉल्ड सूडोनिम। निम मतलब नेम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सूडो, जब आप अपना गलत नाम बताते हो, जिसको हम कहते हैं आलियास, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा नेम से। क्या नेम से के लिए कुछ और शब्द हो सकते हैं, तो आप इसके लिए कह सकते हो एपोनिम, ठीक है, क्या कह सकते हो, एपोनिम, लिख देता हूं, एपोनिम। नेक्स्ट, अच्छा, नाम रखने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर। जैसे कि भाई हम, आप बताओ इसको कोविड-19 क्यों कहा गया, कोविड-19 क्यों बोला गया, क्यों, कोरोना वायरस डिजीज 2019, तो कोरोना वायरस डिजीज 2019 में आया, तो कोरोना का ले लिया को, वायरस का ले लिया वाई, और डिजीज का ले लिया डी, क्योंकि ये कोविड सुनने में एक नाम बन पा रहा था, ठीक है, और 19 क्यों, क्योंकि वो 2019 में आया था। तो ये, इसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण करने की सिस्टम, इसको बोलते हैं नामकरण। आप लोगों का भी तो नामकरण हुआ ही है ना, ठीक है। और नोमेन में देखो, ये नोमेन जो है ये अगेन ये लैटिन भाषा का वही शब्द है जहां से नाउन्स भी बना है, नाउन्स शब्द। तो क्या मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन दूं आप लोगों को, ये इंटरेस्टिंग है, सच बताइएगा। एबल टू अडॉप्ट मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज, एबल टू अडॉप्ट मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज। देखें,
बोलिए। एक्सपर्ट, वर्सेटाइल, सरोगेट या डेप्यूटी? आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पहले आप उसको समझने की कोशिश करो। देखिए भाई, एक्सपर्ट किसको कहते हैं? एक्सपर्ट होता है किसी भी फील्ड का मास्टर। तो इसी के लिए हम मैस्ट्रो शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। मैस्ट्रो, मास्टर, एक्सपर्ट, इसी के लिए हम प्रोफेशनल भी कहते हैं। तो ये सरोगेसी एक कंसेप्ट होता है। सरोगेसी, सरोगेट वहीं से बना है। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट या रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूट या फिर रिप्लेसमेंट। आप लोगों ने एक कंसेप्ट सुना होगा, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत चलता है, सरोगेसी। तो लेट्स से एक कपल है, वो अपनी जो लीनिएज है उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे। हस्बैंड या वाइफ जो है, मतलब वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो फिर एक किसी थर्ड पर्सन को लाया जाता है, एक लेडी, जिसके थ्रू मतलब बेबी बॉर्न वाला प्रोसेस किया जाता है। दिस इज कॉल्ड सरोगेसी। ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूट ही होता है। डेप्यूटी भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि डेप्यूटी का मतलब होता है असिस्टेंट और सेकंड पर्सन इन कमांड। तो इसको आप कह सकते हो रिप्रेजेंट। राइट आंसर क्या बनेगा? वर्सेटाइल। कहते हैं ना बहुमुखी प्रतिभा, बोलते हैं कि नहीं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो आप इसके लिए एक बहुत अच्छा सा शब्द मैं आपको बता रहा हूं, जो कि होता है मल्टीफेसिटेड। मल्टीफेसिटेड, फ्लेक्सिबल या फिर अडाप्टेबल, ध्यान रखेंगे आप लोग। बहुत अच्छा वर्ड था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। किसी देश के जो मूल निवासी होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बताइए। किसी देश के मूल निवासी जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बोलो भाई। तो देखो, स्लेव्स तो होते हैं गुलाम। स्लेव्स किसको कहते हो? गुलाम लोग जो होते हैं, अधीन, है ना, गुलाम लोगों को हम स्लेव कहते हैं। तो इसके लिए हम कैप्टिव्स कह सकते हो। स्लेव्स के लिए एक शब्द आता है कैप्टिव। कैप्टिवेट करने का मतलब होता है आपने किसी को कंट्रोल में पकड़ के रखा हुआ है, आप उसको जो है काबू में लिए रखे हो, तो कैप्टिवेट कहते हैं। इमिग्रेंट्स या एबोरिजिन्स या रेजिडेंट्स, तो रेजिडेंट्स तो सिर्फ निवासी होते हैं। भाई मैं यूपी का हूं लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूं, ऑफिस मेरा गुड़गांव में है, हरियाणा में, तो मैं निवासी दिल्ली का हूं, मूल निवासी दिल्ली का नहीं हूं। मूल निवासी मैं यूपी का हूं। कितने लोग यूपी से हैं? इमिग्रेंट्स किसको कहते हैं? अप्रवासी। अप्रवासी। अब इंडिया के रेफरेंस पे लेते हैं, इंडिया के रेफरेंस पे लेते हैं। कोई इंडिया का बंदा जाकर के यूएस में सेटल हो गया, जॉब के लिए, धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो फिर अब वो इमिग्रेंट है या एमिग्रेंट है? तो एक शब्द होता है इमिग्रेंट और एक होता है एमिग्रेंट। आप बताओ वो इमिग्रेंट है या एमिग्रेंट है? बोलिए। तो जो इंडिया से वहां जा गया, तो हमारे लिए वो इमिग्रेंट है, हमारे लिए वो इमिग्रेंट है। लेकिन जो इंसान यहां आ रहा है उसके लिए वो एमिग्रेंट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा फर्क समझिएगा। फिलहाल ये नहीं होगा। माइग्रेंट हम कहते हैं, लोग माइग्रेट कर जाते हैं, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर बनेगा एबोरिजिन्स। कैसे रिलेट कर सकते थे? ओरिजिन लिखा है ना, ओरिजिन, तो यहां से आप इसको पकड़ सकते थे शब्द का आंसर। अब इसके लिए आप नेटिव कह सकते हो, या फिर एक बड़ा अच्छा सा शब्द है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, एंड वी कॉल इट इंडिजीनस। इंडिजीनस मतलब देसी लोग। जैसे आजकल बड़ा चल रहा है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो वो इंडिजीनस वाला कंसेप्ट है। अच्छा, एक शब्द मेरे दिमाग में आ गया अभी अभी। तो एक शब्द होता है इंडिजीनस और एक शब्द होता है इंडिजीनियस।
इंडिजीनियस और इंडिजीनियस, इन दोनों शब्दों में क्या फ़र्क है आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंडिजीनियस तो हो गया एबोरिजिन्स यानी कि नेटिव, मूल निवासी, और इंडिजीनियस तो जीनियस को आप ऐसे रिलेट कर लो, जीनियस इंसान को हम इंडिजीनियस कह सकते हैं। अच्छा, हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 20 तक आ चुके हैं। कुछ अंदाजा है आपको कि लगभग कितने कितने शब्द हैं जो हम अब तक कर चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 20 हमने कंप्लीट कर लिया है। हर एक में 4 ऑप्शंस थे, हम चारों के चारों डिस्कस कर रहे हैं। 80 शब्द तो यही हो गए, और 80 शब्द के अलावा हर क्वेश्चन में मैं कम से कम 4-5 आपको सिमिलर वर्ड्स भी बता रहा हूँ, सिनोनिम्स भी बता रहा हूँ। तो हमने लगभग कितने वर्ड्स अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, आप लोग बताइए, सब लोग बताइए। बोलिए, कुछ अंदाजा, कैलकुलेट करो। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेस, ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे? जो स्किन की बीमारियों को ट्रीट करता है, उसका इलाज करता है, उपचार करता है। अब तो आंसर दे सकते हो। इनफैक्ट बाकी सारे शब्दों के भी आंसर आप ही लोग देंगे, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं आपको सिखा चुका हूं कि शब्दों को कैसे, शब्दों का पता लगाते हैं, कैसे शब्दों के साथ काम करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। बोलो भाई। लॉजिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट जो ट्रीट करते हैं, लॉजिस्ट मतलब वन हु ट्रीट्स, लॉजिस्ट मतलब वन हु ट्रीट, सब में लॉजिस्ट है, मतलब ये सब कुछ ना कुछ चीज़ों को ट्रीट करते हैं, उपचार करते हैं। ठीक है। डर्म, डर्म मतलब स्किन। रेडियो, तो आपने देखा होगा एक्सरेज जो होते हैं उसको हम रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो एक्सरे करता है, उस एक्सरे करता है, उसका इलाज करता है एक्सरे के माध्यम से, यानी कि लेजर्स, लेजर्स के थ्रू जो उपचार करता है। जियोलॉजिस्ट, जियो मतलब धरती, अर्थ, लैंड। ठीक। और कार्डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियो मतलब हार्ट, कार्डियो मतलब हार्ट। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अर्थ साइंटिस्ट, रॉक साइंटिस्ट जो होते हैं, ये इमेजेस के थ्रू होता है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब इसमें आ गया। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के लिए हो गया। ठीक है। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, जो कटे हुए फ्लावर्स को अरेंज करता है और बेचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अब तो आसानी से आंसर दे सकते हो यार आप लोग, अब तो चीजें समझ आ गई हैं, अब तो फटाफट से आंसर आप दे सकते हो। क्या नहीं हो सकता? तो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होगा, न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है, तो जो आप लोगों की डाइट चार्ट मेंटेन करते हैं, डाइट के ऊपर काम करवाते हैं आपसे, ये उसके लिए हो जाएगा, ये तो आंसर नहीं है। एग्रीकल्चर मतलब खेती किसानी वाली बात है, क्या ये है? नहीं होगा। फ्लोरिस्ट या बॉटनिस्ट, तो बॉटनिस्ट हम कहेंगे प्लांट्स के लिए, बॉटनी मतलब प्लांट्स, बॉटनी मतलब प्लांट्स, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? फ्लोरिस्ट। ठीक है ना, फ्लोरिस्ट। कुछ और भी सिमिलर शब्द हो सकते हैं क्या? इसके लिए तो आप कह सकते हो डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट के लिए हम डाइटिशियन कह सकते हैं, हेल्थ एडवाइस कह सकते हैं, हेल्थ एडवाइजर। ठीक है ना। अच्छा, बॉटनिस्ट के लिए हम प्लांट एक्सपर्ट कह सकते हैं, या फिर फाइटोलॉजिस्ट कह सकते हैं। एक शब्द आता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, PHYTO लॉजिस्ट, फाइटोलॉजिस्ट। फाइटो मतलब प्लांट से रिलेटेड जो है चीजें। वन हु ड्रॉज एंड प्रोड्यूसेस मैप्स, एक ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं जो नक्शे बनाता है, नक्शे ड्रॉ करता है। यूपी में आप लोग कहाँ से हो, पहले ये बताओ, बताइए क्या होगा इसका आंसर? कार्टोग्राफर, फोटोग्राफर, डिजाइनर या ड्राफ्ट्समैन? फोटोग्राफर तो नहीं होगा। फोटो का मतलब होता है लाइट, रूट है, अगर किसी भी शब्द में फोटो मिल जाए मतलब लाइट, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। ग्राफर मतलब बनाने वाला। ठीक है, तो फोटो जब खींचती तो बिना लाइट के काम थोड़ी ना होता है, फ्लैश आता है। डिजाइनर इसका आंसर हो नहीं सकता, ड्राफ्टमैन इसका आंसर हो नहीं सकता, तो कार्टोग्राफर हो गया, मतलब मैप। ठीक है ना, आसानी से कर सकते हो।
नेक्स्ट, अ गेम इन विच नो वन विन्स, एक ऐसे गेम को हम क्या बोलेंगे जिसमें कोई भी नहीं जीतता, जिसमें कोई भी नहीं जीतता, बताओ। कॉन्क्वेस्ट, ड्रॉ, ट्रायम्फ या फीट? बताइए, कॉन्क्वेस्ट, ड्रॉ, ट्रायम्फ या फिर फीट? तो देखो, ट्रायम्फ तो होती है विक्ट्री, विक्ट्री जीत बोलते हैं कि नहीं, अचीवमेंट, सक्सेस। और इसी का सेम होता है कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेर करना, कॉन्क्वेर करना, विजय प्राप्त करना। आप किसी दूसरे देश में गए और वहां जीत करके आ गए तो आपने उसको कॉन्क्वेर कर दिया, कॉन्क्वेस्ट यहीं से बनता है। तो अचीवमेंट, ट्रायम्फ, विक्ट्री ये सब सेम हो गया। फीट होता है बेसिकली एक तरीके का कारनामा, क्या बोलेंगे, कारनामा। जैसे कि एक अकम्पलिशमेंट है कि भाई किसी ने पहाड़ पर जो है हिमालय पर्वत पर सबसे ऊंचाई पर चढ़ करके दिखा दिया, तो वो कॉन्क्वेस्ट नहीं है, उस पर उसका अधिकार नहीं हुआ, ये एक तरह का फीट है, कारनामा है, एक अचीवमेंट है। तो आप यहां पर कह सकते हो अचीवमेंट या फिर अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट या फिर अकम्पलिशमेंट। क्या ये क्लियर है? तो राइट आंसर यहां पर बनेगा ड्रॉ, और ड्रॉ की हालत में कोई जीतता नहीं है, ना ही कोई हारता है। अब ड्रॉ के लिए कोई सिमिलर वर्ड्स आ सकते हैं, बताओ। तो आप कह सकते हो कि भैया मैच टाई हो गया, आप कह सकते हो सेटलमेंट या फिर डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब ना तो मामला आगे बढ़ रहा है ना ही पीछे जा रहा है, ना ही प्रोग्रेस हो रही है ना ही चीजें खराब हो रही हैं, ठीक है। ये जो है आपको दिखेगा फीट है, हिमालय पर्वत पर चढ़ गए, एक अचीवमेंट हो गया, झंडा गाड़ दिया, दिस इज फीट। एक स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर हम क्या कहते हैं? बहुत तेजी से आती हुई पानी की जो एक स्ट्रीम होती है उसे हम क्या कहेंगे? रिवुलेट, क्रीक, टॉरेंट या ट्रिकल? बोलो। इसका तो आंसर आप गलत नहीं कर सकते, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत 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 ज़्यादा बार आया है, हर बार ऑलमोस्ट, मतलब बेसिक है, हमारी ज़िंदगी से हर रोज़ से जुड़ा हुआ है। देखें, समझें। तो देखो, क्रीक हम कहते हैं बेसिकली जो खाड़ी होती है ना उसके लिए, और स्मॉल बे, एक एक करके बात कर लेते हैं। स्मॉल बे, छोटी खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी, वो तो बहुत बड़ी है। तो ये होगा क्या? ट्रिकल होगा क्या? एक एक करके सब शब्दों को समझते हैं। देखो, तुमने सुन रखा है ये ट्रिकल हम कहते हैं धीमी धारा, जो बड़ी स्मॉल सा फ्लो आता है ना, बड़ा छोटा सा फ्लो आता है, इसको हम कहते हैं धीमी धारा, स्मॉल फ्लो ऑफ वाटर। बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पर स्मॉल फ्लो ऑफ वाटर। रिवुलेट या टॉरेंट? तो राइट आंसर ये बनेगा, क्योंकि इसको हम छोटी नदी कहते हैं कि स्मॉल रिवर, ठीक है। तो आप उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, स्ट्रीम कई बार कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा टॉरेंट, बड़े लेवल पर, बड़ी धारा। फ्लड कह सकते हो, डाउनपोर कह सकते हो, रश कह सकते हो, जैसे कि ये। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना छोटी सी नदी, इसको हम रिवुलेट कहेंगे, कई बार हम इसको नहर भी कहते हैं, लेकिन फर्क है नदी में और नहर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है क्रीक, ये छोटी सी बहाव है, छोटा सा बहाव, सॉरी इसको हम बोलेंगे ट्रिकल, ट्रिकल बोलेंगे, ये खाड़ी नहीं है, ट्रिकल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो है इसको हम टॉरेंट वाली कंडीशन कह सकते हैं कि तेज का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? हाँ सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। ये है ट्रिकल, ये क्या है? ट्रिकल। ये स्मॉल फ्लो है, छोटा सा बहाव है पानी का, चाहे वो टंकी से हो या कहीं से भी हो। इसको हम खाड़ी वाला एरिया बोल सकते हैं, स्मॉल बे। क्यों? क्योंकि देखो आपको यहाँ पर भी एक दूसरी खाड़ी दिखाई देगी, तो ये है स्मॉल बे, यानी कि जो सेकेंड वर्ड था हम कह सकते हैं क्रीक, ध्यान रखिएगा। तो जहां पर इमेजेस की जरूरत है मैंने लगा रखी ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले चीजों में। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम क्या बोलेंगे? दो लोग अगर एक ही वक्त पर हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? पीपल लिविंग एट द सेम टाइम। तो फ्रेंड्स नहीं होते हैं, कॉन्टेम्परेरीज होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन्स नहीं होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन आप कहते हो ऐसे लोगों को जो मतलब भ्रमण, जिनका बहुत ज़्यादा शौक भी है भ्रमण करने का, और वो बहुत ज़्यादा जगहों पर घूम भी चुके हैं, करेक्ट। कभी इंडिया में, कभी यूएस में, कभी जापान में। तो ऐसे लोगों को हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, जिन्होंने लगभग लगभग जो है हर जगह का एक्सप्लोरेशन कर रखा होता है ना।
वेरी गुड आंसर, तो पता ही है। अच्छा, कॉमरेड्स किसको कहते हैं? कोई बताएगा कॉमरेड्स किसको कहते हैं? तो जब कई बार आप देखते हो ना कि दो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप कह सकते हो क्लोज फ्रेंड्स, कॉमरेड्स होते हैं क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। कंपेनियंस भी कहते हैं हम इसको, क्या बोलेंगे? कंपेनियन, ठीक है। तो राइट आंसर ये नहीं होगा, राइट आंसर ये नहीं होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। कॉस्मोपॉलिटन के लिए आप लिख सकते हो कि ग्लोबल सिटीजन्स, वर्ल्डली पीपल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स के लिए आप कह सकते हो एमिगोज, एक अलग भाषा का शब्द है, एमिगोज यूज कर सकते हो। कॉन्टेम्परेरी के लिए पीयर्स, इक्वल्स, जैसे ये हैं कॉमरेड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं। एक ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे जो अपने दोनों हाथों को एक ही साथ स्किल्स विद इक्वल स्किल वो यूज कर सकता है। जैसे कि 3 इडियट्स का प्रोफेसर वायरस, वो दोनों हाथों से एक साथ एक ही समय पर लिख सकता था। तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? और यहाँ पर एक रूट भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जीनियस, स्किलफुल, एम्बिवेलेंट, एम्बिडेक्स्ट्रस। देखें, वेरी गुड। तो जीनियस या स्किलफुल या एम्बिवेलेंट या एम्बिडेक्स्ट्रस, तो एक रूट है यहाँ पर एम्बी। किसी भी शब्द में अगर एम्बी आ जाए तो समझ लेना दो की बात हो रही है, दोनों, बोथ। डेक्स्टर एक अलग रूट है जिसका मतलब होता है स्किल। किसी भी शब्द में अगर डेक्स्टर आ जाए तो मतलब स्किल की बात हो रही है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो फिर एम्बीवेलेंट का क्या मतलब है? एम्बीवेलेंट कई बार सिचुएशन हो जाती है जब आप ना एक ही समय पर किसी चीज को लेकर के पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। तो कुल मिलाकर के जब आप कभी कंफ्यूज हो जाओ, मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, तब हम इसको बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो अनसर्टन, आप बोल सकते हो मिक्स्ड फीलिंग्स। आप कुछ खरीदने गए, अब आपको वो चीज़ अच्छी भी लग रही है लेकिन महंगी भी लग रही है, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, मिक्स्ड फीलिंग्स, ठीक है। स्किलफुल होगा क्या? नहीं। जीनियस होगा क्या? नहीं। राइट आंसर तो ये हो गया। स्किलफुल के लिए हम कुछ यूज कर सकते हैं, तो आप स्किलफुल के लिए कह सकते हो एक्सपर्ट, आप कह सकते हो प्रोफिशिएंट, आप कह सकते हो अडेप्ट, ठीक है, अडेप्ट, ये ध्यान रखना। जीनियस, जीनियस के लिए कोई शब्द याद है? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप कह सकते हो प्रोडिजी, प्रोडिजी। सब बताएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो 2 शब्द लिखवाए थे, जिसमें एक में जीनियस था एक में जेनियस था, क्या फर्क है दोनों में? एक में जीनस था एक में जीनियस था, ध्यान रखेंगे फिलहाल, ठीक है। अडाप्ट या अडेप्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। तो एक शब्द होता है, एक शब्द होता है, कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, देखो, एक शब्द होता है अडॉप्ट करना, सीक्वेंस में लिख देते हैं अडॉप्ट, एक होता है अडेप्ट और एक होता है अडॉप्ट। अडॉप्ट करने का मतलब होता है गोद लेना, ये तो आप जानते हो, गोद लेना। अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल यानी कि एक्सपर्ट, माहिर इंसान, जो बड़ा ही मंझा हुआ खिलाड़ी है। और एडाप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना, अपने आप को हालातों के हिसाब से ढाल लेना, ठीक है। तीनों शब्द अलग हैं, तीनों के अर्थ अलग हैं, ध्यान रखिएगा सब लोग। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, कोई एक व्यक्ति जो वो होने का दिखावा करता है जो असल में वो नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टर, हिपोक्रेट, क्रिएटर या फिर एक्रोबैट। यार ये तो पता ही होगा सबको, इसमें क्या दिमाग लगाएं। तो डायरेक्टर तो होगा नहीं, डायरेक्टर होता है डायरेक्ट करने वाला, ठीक है। क्रिएटर, क्रिएट करने वाला। एक्रोबैट होता है वो इंसान जो रस्सी पर चलता है। वन हु वॉक्स ऑन रोप, वन हु वॉक्स ऑन रोप, ठीक है, जो व्यक्ति रस्सी पर चलता है। हिपोक्रेट इसका राइट आंसर है, झूठा होना, दिखावा होना। प्रिटेंडर कह सकते हो, डिसीवर कह सकते हो, प्रिटेंडर कह सकते हो, ठीक है, प्रिटेंड करने वाला।
नेक्स्ट, अब जैसे ये दो लोग हैं तो मिला तो हाथ रहे हैं लेकिन असल में इनके पास बंदूकें हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉम्पस नहीं होगा। पॉम्पस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बड़ी बातें करे, तो ये प्रिटेंड कर रहे हैं। दीज पीपल आर हिपोक्रेट्स, बोलते कुछ और है और अंदर कुछ और है, ठीक है, हिपोक्रेट। ये देख रहे हो आप स्टंट करते हुए लोग, स्टंट हो रहे हैं, इनको बोलते हैं एक्रोबैट। स्टंट करना, स्टंटमेंट्स, ठीक है, एक्रोबैट। रस्सी पर चलते हुए लोगों को देखा होगा आपने कई बार, स्टंट दिखाते हैं वो लोग। आगे बात करते हैं, बताइए। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, एक ऐसे प्लेस को हम क्या कहेंगे जहां पर नन यानी कि संत मेल होते हैं, संत फीमेल होती हैं नन, तो जहां पर नन रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं बताइए। कॉन्वेंट, डॉर्मेट्री, हॉस्टल या क्वार्टर। देखें, सेकंड बोल रहे हैं कॉन्वेंट, डॉर्मेट्री, हॉस्टल, तो क्या नहीं हो सकता, पहले तो यही बात कर लेते हैं भाई, क्या नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, हॉस्टल तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, छात्रावास स्टूडेंट्स के रहने के लिए होता है छात्रावास, करेक्ट। लॉजिंग कह सकते हो, गेस्ट हाउस कह सकते हो। क्वार्टर एक चौथाई होता है या निवास स्थान होता है, तो ध्यान से देखना, एक होता है क्वार्टर और एक होता है क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स होता है रहने वाली जगह, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, सर्विस क्वार्टर्स, वो क्वार्टर्स होता है। और ये जो क्वार्टर आप देख रहे हो इसका मतलब होता है 1/4, एक चौथाई, इसको ध्यान रखना, इन दोनों में फ़र्क है, समझ लेना। डॉर्मेट्री भी नहीं है, डॉर्मेट्री एक तरीके की लॉजिंग फैसिलिटीज़ होती है, लॉजिंग फैसिलिटीज़ होती हैं डॉर्मेट्री में, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, कॉन्वेंट। अब कॉन्वेंट को क्योंकि आप नन के लिए बात कर रहे हो तो इसको हम ननरी भी कहते हैं, अजीब सा शब्द लगेगा लेकिन ऐसा होता है, हम इसको ननरी भी कह सकते हैं, मोनेस्ट्री कह सकते हैं। संत लोग अगर रहते हैं तो उसको हम मोनेस्ट्री कहते हैं, क्या बोलेंगे, मोनेस्ट्री। संत लोग अगर रहते हैं, ठीक है, तो ई है ये, ई कंफ्यूज मत होना, मोनेस्ट्री हो गया। इस सब के अलावा एक वर्ड होता है एबॉयटर, नहीं वो अलग होता है, क्लॉइस्टर होता है, क्लॉइस्टर, CLOISTER, क्लॉइस्टर अलग शब्द है। तो ये सारे शब्दों के अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट था। एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, अंदर या बाहर जो फ्रेमवर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबको पता है, अंदर की हड्डियां हो या बाहर की हड्डियां हो। क्वार्टर नहीं होता है, क्वार्टर्स होता है, क्वार्टर्स, ठीक है, क्वार्टर नहीं होता। स्पाइन, स्कल, स्किन, या देखो क्या नहीं हो सकता, स्किन तो हो नहीं सकता। स्कल किसके लिए यूज करते हो, खोपड़ी के लिए, जो अंदर बोन स्ट्रक्चर है हमारा खोपड़ी का, तो हेड बोन कह सकते हो इसको, है ना, हेड बोन। बोलो हाँ या ना, इसको क्या बोलेंगे, हेड बोन बोलेंगे। स्पाइन भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या बनेगा, कंकाल तंत्र, क्या होगा, कंकाल तंत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फॉरेस्ट तो डेफिनेटली नहीं, पार्क डेफिनेटली नहीं है, मेडो या गार्डन, सॉरी गार्डन, तो ये गार्डन भी नहीं है, मेडो ही होगा, घास का मैदान होता है। अच्छा, इसके लिए ना हम पैस्टर शब्द का एक इस्तेमाल करते हैं, पैस्टर, घास का मैदान, या फिर ग्रास लैंड भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको ग्रास लैंड भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप सब लोग। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे घास चर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पास्टर, दिस इज कॉल्ड ग्रास लैंड या मीडो, ठीक है। पार्क अलग होता है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, सबसे ऊंचाई का जो बिंदु है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, उसे हम क्या बोलेंगे बताइए।
हॉराइजन, पैराडाइज, जेनिथ या नादर, बहुत अच्छे शब्द हैं और आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। तो देखो, हॉराइजन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर ऐसा लगता है कि जहाँ पर आसमान ज़मीन से टच हो रहा है। अगर आप खड़े हो जाओ एकदम खुले मैदान में, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ऐसा लगता है कि आसमान और ज़मीन एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो वो जो आसमान और ज़मीन एक दूसरे से मिल रहे होते हैं उसे हम हॉराइजन कहते हैं। इमेज है, दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर खड़े होकर के मुझे दिखेगा कि यार ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर आसमान और ज़मीन एक दूसरे से मिल रहे हैं। कितना खूबसूरत संगम है ये, बोलते हैं ऐसे कि नहीं। सो दिस इज कॉल्ड हॉराइजन, हॉराइजन, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता हॉराइजन। पैराडाइज हम कहते हैं स्वर्ग, पैराडाइज मतलब स्वर्ग, बड़ा ही खूबसूरत, हेवन है ना, हेवन या फिर यूटोपिया। क्या बोलेंगे? यूटोपिया। यूटोपिया एक कोई असल में प्लेस नहीं होता, इट इज एन इमेजिनरी प्लेस जो लगता है कि है, ब्लिस कह सकते हैं। तो नादिर नहीं होगा क्योंकि नादिर होता है लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, बिल्कुल निचला पॉइंट, लोएस्ट एकदम बॉटम पॉइंट। तो राइट आंसर बन जाएगा यहां पर जेनिथ। राइट आंसर क्या बनेगा? जेनिथ। जेनिथ के लिए दो तीन सिमिलर से शब्द हैं, वो नोट कर लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप कह सकते हो एपेक्स, एक आप कह सकते हो पिनेकल, और एक आप कह सकते हो चलो ये इतने काफी है, ठीक है, इतना काफी है। पीक, पीक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो तुम्हें इस तरह की जगह दिख रही है ये यूटोपिया है, असल में होती नहीं है बट हम मानते हैं, स्वर्ग है, पैराडाइज है, ठीक है। ये इंसान यहां पर खड़ा है, तो ये जो है हाईएस्ट पॉइंट है जेनिथ, और ये जो है लोएस्ट पॉइंट है नादिर। ये जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट एक दूसरे के ऑपोजिट है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में आता है। एक ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे जिसको बोलना नहीं आता? वन हु कैन नॉट स्पीक, बेबी, क्वाइट, ऑर्फन या डम, जो बोल नहीं सकता, क्या कहोगे? बताइए क्या कहेंगे? अरे क्या बात है, सबका आंसर एकदम करेक्ट है। तो बेबी इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स या फिर लेडीज। किटी पार्टी में देखा है, गर्ल्स या फिर लेडीज, तो ये तो होगा नहीं। क्वाइट, तीन कंफ्यूजिंग शब्द आते हैं, एक होता है क्विट, एक होता है क्वाइट, और एक होता है QUEIT। क्विट का मतलब होता है गिव अप कर देना, इस क्वाइट का मतलब होता है शांत होना, कीप क्वाइट, तो हम इसकी बात करते हैं, और इसका मतलब होता है काफी, यानी कि इनफ। जब मैं कहता हूं कि इट्स अ क्वाइट स्पेशियस प्लेस, बहुत अच्छी खासी जगह है, तो क्वाइट स्पेशियस, क्वाइट स्पेशियस, तो ये नहीं होगा। ऑर्फन नहीं होगा, ऑर्फन होता है अनाथ, जिसके पेरेंट्स नहीं होते, जिसका कोई घरवाला नहीं होता है। होमलेस कह सकते हो, होमलेस, या फिर एक शब्द आता है WAIF, वेफ, ये भी होता है। ध्यान रखेंगे सारे लोग। आगे बढ़ेंगे। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, एक ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे जो पढ़ और लिख नहीं सकता? रोहित, बहुत ही जल्द आ रहा है IBACIO का, ठीक है, तो आज शाम, अभी मैं टेलीग्राम पर मैसेज कर दूंगा, आप उसको देख लेना, आज शाम 4 बजे, ठीक है। जो पढ़ और लिख नहीं सकता, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, अभी मैं सेशन के लास्ट में एक 5-10 मिनट डिस्कशन कर लूंगा, तब मैं आपको सारे जवाब दे दूंगा। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, एक ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे जो पढ़ भी नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता? फ्रूगल नहीं, फ्रूगल होता है जो बहुत सोच समझ के खर्चा करे। फ्रूगल किसको कहेंगे? जो बहुत सोच समझ के खर्चा करे, बिना सोचे समझे। कई बार लोग आप देखते हो बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, मतलब 10,000 रुपये ऐसे फूंक दिए जैसे कि कुछ था ही नहीं, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या बोलेंगे? स्पेंड थ्रिफ्ट। और स्पेंड थ्रिफ्ट का अपोजिट होता है फ्रूगल। कंजूस कहना सही नहीं है, क्योंकि कंजूस होता है माइजर, जो ज़रूरत पे भी खर्च ना करे वो होता है कंजूस। फ्रूगल होता है जो व्यर्थ ना करे, पैसे को बर्बाद ना करे, ज़रूरी है तभी लेगा,
अगर कोई चीज़ 12 रुपए की मिल सकती है तो वो 15 की नहीं लेगा, 12 की ही लेगा। मोबाइल फ़ोन चलाना है भाई, तो मैं क्यों 70,000 का आईफोन लूँ? कोई बंदा है जो 10,000 के फ़ोन से काम चला रहा है, क्योंकि फ़ोन फ़ोन है भाई, तो वो फ्रूगल है, व्यर्थ नहीं करेगा। ठीक है, तो फ्रूगल कई बार पॉजिटिव वे में भी आता है, तो हम इसको बोलते हैं इकोनॉमियस, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। अब क्योंकि ऐसे लोगों को कई बार लोग कंजूस भी कहते हैं, इकोनॉमिकल। ठीक। इलेजिबल, जिसे पढ़ा ना जा सके, अनरीडेबल। आपने कुछ लिखा और आपकी हैंडराइटिंग इतनी खराब है कि पढ़ने में ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। अनरीडेबल मतलब इलेजिबल। ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जिसे समझा ना जा सके, जिसे समझा ना जा सके। तो कंफ्यूजिंग कह सकते हो या फिर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कह सकते हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या ये बात समझ आई? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इलिटरेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हालांकि सरकार की इलिटरेट होने की परिभाषा अलग है। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, किसी इवेंट का जो सेलिब्रेशन होता है हर साल, उसे हम क्या कहते हैं? गाला, एनिवर्सरी, कार्निवल या बैश? बताइए। देखें, समझें, तो राइट आंसर तो यही है, क्योंकि एनुअल लिखा है ना, ईयरली, तो फिर एनिवर्सरी हो गया, ये तो सब लोग जानते ही हो, हर साल होता है। तो जो बाकी के हैं उसको देख लेते हैं। तो गाला बेसिकली एक तरीके का फेस्टिवल होता है। आप लोग देखते हो दिवाली के आसपास मेला लगता है, फेस्टिवल होता है, ओकेजन, तो उसको हम कहते हैं। कार्निवल उससे भी बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। और बैश होता है पार्टी, किसी की पार्टी है, किसी का बर्थडे है, उसने पार्टी दे दी क्लब में ले जा करके, तो वो बर्थडे बैश है। ऐसे समझो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एनिवर्सरी, किसी की एनिवर्सरी पर है। ठीक है, ये क्या है? एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं थोड़ा कायदे से। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है कार्निवल। कार्निवल मेला लगा, एकदम अलग ही जो है मौज हो रखी है। तो इसी के लिए हम फिएस्ता भी कहते हैं, फिएस्ता या फिर फेयर, ये कार्निवल है। ठीक है। ये देखो बर्थडे पार्टी हो रही है, इसको हम कहते हैं बैश। इसको क्या बोलेंगे? बैश, बर्थडे बैश। तो ये पार्टी सेलिब्रेशन ही है, गैदरिंग है जो अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है ना, क्लियर सब लोग? तो एनिवर्सरी आप लोग जानते हो। वैसे इसको गाला कहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये गाला अगर कहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गाला बेसिकली एक तरीके का सोफिस्टिकेटेड मैनर में होता है कि इस तरह से सब लोग आए हैं, मिलना जुलना हो गया, पार्टी शार्टी हो गई। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चारों के चारों सिमिलर हैं, बट थोड़ा सा फ़र्क है। एक किसी ऐसे को आप क्या कहोगे? विच लास्ट फॉर एवर, जो कभी खराब नहीं होता, जो कभी भी बर्बाद नहीं होता, जो कभी भी मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है। देखें, एटर्नल, टेम्पोरल या एनुअल या पेरिफेरल। तो देखो भाई, टेम्परेरी तो होगा नहीं, टेम्परेरी कोई चीज़ होती है जो हमेशा नहीं चलती है, वो कभी कभी के लिए होती है। तो टेम्पोरल तो होगा नहीं। एटर्नल हो सकता है, एटर्नल मतलब शाश्वत। एनुअल मतलब हर साल, ईयरली। Your next class starts in 11 minutes. क्या बोलेंगे? ईयरली। Next class starts in 11 minutes. ठीक है, ये ऐसे बोलता है, डरा देता है। नेक्स्ट, पेरीफेरल। पेरी मतलब चारों ओर, जैसे पेरीफेरल वे होते हैं रास्ते, तो वो गोल गोल घूमते हैं, पेरीफेरल, करेक्ट। तो ये उस वे में है, परिधि, मार्जिनल कह सकते हो, आउटर कह सकते हो। पेरीमीटर क्या होता है? चारों ओर, सर्क, वही तो होता है ना।
तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा एटर्नल। अब एटर्नल के लिए कुछ और शब्द हैं जैसे कि एंडलेस, इनफाइनाइट, टाइमलेस, ये सब आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। एंडलेस, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है कि हमने लगभग 200-250 शब्द यहाँ पर सीखे और आपको मैंने ये भी बताया कि किस तरह से वर्ड्स को डिराइव कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, है ना। सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा। फिलहाल इतना ही रखेंगे और देखते हैं। आई बिलीव इतना काफ़ी है। अगर आप इसी के बेसिस पर आप चीज़ें चलाओ, प्रैक्टिस करो, तो हो जाएगा, पेपर के लायक हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई कंसर्न है तो मैंने आपको बताया है। आप अपना पूरा नाम, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका एग्ज़ाम, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और कहाँ से हो, ये 4 चीज़ें लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर देना ताकि मैं वो कम्युनिटी का लिंक आपको भेज दूँ। कल कुछ बच्चों का मैसेज आया भी था, मैं कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया, सो मैं भी कर दूँगा। सब लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। 9045 नंबर है, 9045191991। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 9045191991, ठीक है। आज ही कर देना क्योंकि फिर मैं भूल जाता हूँ या चीज़ें रह जाती हैं। चलो, तो अभी के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम मैंने आपको बता रखा है। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, अमन जायसवाल 047, AMANJAISWAL 047, ठीक है। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।